लावायला बटन दाब. So, गुड इवनिंग टू ऑल. मैं आप सभी का आज के फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव में सहर्ष स्वागत करता हूं. आज का जो अपना जो लाइव सेशन है उसका टॉपिक का नाम है छोटों के सवालों का सही जवाब OMG2 के साथ. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त को ओ माय गॉड 2 फिल्म रिलीज हुई. मैंने अपने पूरे परिवार के साथ ये फिल्म देखा. ये फिल्म देखने के बाद आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म विपुल जी शाह, जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया. एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर अमित राय, द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ OMG2. अमित जी ने ऐसे विषय लिख के इसके बारे में फिल्म बनाने का सोचा, इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार है. उसके बाद में बाकी जो किरदार है उसमें आयुष वर्मा है, जिन्होंने छोटे बच्चे का काम किया है. यामी गुप्ता जी है, पंकज त्रिपाठी जी है, अक्षय कुमार जी है. इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है. इसके साथ में जो फिल्म के जो क्रिटिक्स है उसमें तरुण आदर्श जी है और अमित करण जी है. इन्होंने इसको 5 रेटिंग दिया है. और हमने देखा कि इसका भी जो कलेक्शन है 2 दिन में इन्होंने इस फिल्म ने 25 करोड़ भी कमाया है. सो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? तो पूरे इंडिया में ये फिल्म और इसका जो सब्जेक्ट है वो पसंद आ रहा है. और धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी. तो वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट टू द होल टीम ऑफ OMG2 for making such a brilliant film on the needy subject of the society. अब इसका जो टॉपिक लिया गया है, ये टॉपिक है मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन. सो इस टॉपिक के बारे में इसके पहले भी मैंने अपने लाइव शो में बताया है. सही है, गलत है, अति सर्वत्र वर्जयत, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. मगर आज मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म के बारे में या इसके सब्जेक्ट के बारे में मेरी राय रखना बहुत ज़रूरी है. बीइंग अ सेक्सोलॉजिस्ट एंड मेड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आई हैव टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक. सो आज के लाइव में हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिए गए हैं
सो हर कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है हम देखेंगे, उसके बाद में रॉन्ग सॉल्यूशंस क्या क्या रहते हैं सोसाइटी में उसके बारे में देखेंगे, एंड प्रॉपर और सही सॉल्यूशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के लाइव में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट किरदार है वो है आयुष वर्मा, जो पंकज त्रिपाठी जी के पुत्र है। तो इट इज अ मेन कैरेक्टर एंड द सोल ऑफ द मूवी। सो डायरेक्टर ने दिखाया है कि ये जो हस्तमैथुन या मास्टरबेशन, ये सिंपल सी, इसको हम समस्या भी नहीं बोल सकते हैं। इसकी वजह से एक जो स्कूल गोइंग बॉय है उसके ऊपर क्या बीतती है, मेंटली उसमें कितना चेंजेस होता है, इस इम्पैक्ट कितना होता है, फिजिकल इम्पैक्ट कितना होता है, इसके बारे में बहुत डिटेलली एक्सप्रेस किया गया है। अभी जैसे हमने देखा है कि ये जो किरदार है आयुष वर्मा स्कूल में जाता है, और स्कूल में जाने के बाद जैसे हम लोग जानते हैं कि अच्छे भी मित्र होते हैं और बुरे भी मित्र होते हैं, और जब भी आप स्कूल में जाएंगे कॉमन हम जो बात करेंगे तो इसमें एक जो बहुत कॉमन जो टॉपिक रहता है यह रहता है लिंग का साइज, पेनिस का साइज, और इसके ऊपर से ही टीजिंग शुरू हो जाता है। और जनरली इस उम्र में नॉर्मल साइज क्या है, एबनॉर्मल साइज क्या है, इसके बारे में बच्चों को बिल्कुल मालूम नहीं रहता है। जैसे किसी ने बताया कि आपके लिंग का साइज कम है, सो दे टुक इट ग्रांटेड कि मेरे लिंग का साइज कम है, और वो पूरा डिमोरलाइज हो जाते हैं। बिकॉज ये जो सेक्सुअल कैपेसिटी है या लिंग का जो साइज है, इसका जो रिलेशन है ये अपने पुरुषत्व से जुड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं उनको लगना शुरू हो जाता है कि मेरे में फ्यूचर में कमी आ सकती है। सो मेनी नेगेटिव थिंग्स ये जो स्कूल गोइंग बॉयज़ इनमें आता है। वैसे सेम ये फिल्म में दिखाया है, जैसे ये जो नॉटी बच्चे रहते हैं, ये जो सॉफ्ट माइंडेड जो लड़के रहते हैं, जो सेंसिटिव लड़के रहते हैं, इनको ये लोग टारगेट करते हैं, साइकोलॉजिकली दे आर टारगेटिंग। और इसमें एक टॉपिक लिया कि तुम्हारे लिंग का साइज कम है इसलिए यू आर नॉट गेटिंग द अटेंशन बाय द गर्ल्स। और ये जो ख्याल आते हैं, जो थॉट प्रोसेस है, ये पूरा वो आयुष के दिमाग में चलता रहता है। इसके साथ में आपके जो स्कूल लाइफ में दूसरा एक कैरेक्टर था, अच्छे फ्रेंड्स भी आपको रहते हैं। तो अच्छे फ्रेंड्स भी रहते हैं, वो आपको समझाते हैं कि बाबा ये गलत है, आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, आप इसको इग्नोर करो। तो अच्छे मित्र के बोलने के बाद भी ये जो सोशल स्टिग्मा है कि मेरे लिंग का साइज कम है, इसका जो इम्पैक्ट बहुत डीप पड़ता है, और इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो बच्चा बहुत सारे सोर्सेस के पास जाता है। उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो आप पूरा फिल्म में देखोगे तो ये जो आयुष वर्मा का जो कैरेक्टर है, इसको आपने देखा कि पूरा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में है। वो सोसाइटी में खुल के बाहर नहीं जा सकता है, किसी से खुल के बात नहीं कर सकता है, वो खुद को आइसोलेट कर लेता है। इतना उसके मन में गहरा असर होता है कि सेम ये जो सिचुएशन है, तो हमारे क्लिनिक में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं। हमने फिल्म में अपने पिक्चर के रूप में देखा है, मगर मेरे क्लिनिक में मैंने ऐसे हज़ारों बच्चों को मैंने देखा है कि दे गॉट टोटली डिमोरलाइज्ड। उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सोशल गैदरिंग में ये लोग जाते नहीं हैं, सर उठा के जीते नहीं हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि मेरे लिंग का साइज कम है। ये बहुत अच्छी तरह से ये फिल्म में दिखाया है।
इस फिल्म में जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है यामी गुप्ता, जिन्होंने एक एडवोकेट का काम किया है। अभी इस कैरेक्टर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट सी रिप्रेजेंट्स, जो अभी के सोसाइटी का जो थॉट प्रोसेस है, हाउ दे थिंक एंड हाउ दे टेक द सेक्स एजुकेशन and how they perceive the discussion on the sex issues. She is representing the present era. इसमें बुजुर्ग लोग रह सकते हैं या कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन रह सकती है। इनका जो ओपिनियन है, थॉट प्रोसेस है, इसके बारे में बहुत क्लियरली ये नेगेटिव कैरेक्टर है मगर बहुत अच्छा कैरेक्टर है। क्योंकि हर एक वो जो केस चलता है, वो हर केस में हर एक टॉपिक जो बताया है ये आपको ध्यान से सुनना जरूरी है। क्योंकि इसमें हर एक क्लास, बोलो तो घर के छोटे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, इसके बारे में एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है ये यामी गुप्ता जी के माध्यम से ये फिल्म में दिखाया है। थर्ड जो कैरेक्टर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। उन्होंने आयुष वर्मा के पिताजी का रोल किया है। जब एक पिताजी को, जब एक पेरेंट को अपने बच्चे के ऐसे हैबिट के बारे में पता चलता है तो उनमें क्या थॉट प्रोसेस होता है, इसके बारे में बहुत विस्तृत से डायरेक्टर ने बताया है। अभी देखिए, जब इनको पहली बार पता चलता है कि मेरा बच्चा ज़्यादा हस्तमैथुन करता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो एट दैट मोमेंट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है। या हर एक पेरेंट के दिमाग में ही थॉट आता है, बट उसके बाद में जब अच्छे डॉक्टर से सलाह मसलत की जाती है, काउंसलिंग किया जाता है, बाद में उसको पता चलता है कि साइकोलॉजिकल स्टेटस बच्चे का क्या है, ये बच्चा ऐसे क्यों करते हैं। उसके बाद में एक इंसिडेंट भी होता है कि उनका बच्चा रेलवे के सामने आके खुद की जान देने की कोशिश करता है। ये जो सब सिचुएशन चलते रहते हैं, इसके बाद में वो एक पिताजी के मन में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं है, सेकेंडली बच्चे का जो हालत है, बच्चे का हालत देखने के बाद ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। सिर्फ एक्सेप्ट करने के बाद में उसको सोसाइटी को, समाज को दिखाना जरूरी है कि इट इज अ वेरी नॉर्मल, कि मेरा बच्चा गलत नहीं है, सभी इस मार्ग में चलते हैं, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथवे। ये सोसाइटी को बताने की कोशिश एक पिताजी की होती है। अब ये कोशिश में इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ का पठन किया, ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसमें कामसूत्र है, कामधेनु है, अनंतरंग है, चरक संहिता जैसे महान आयुर्वेद ग्रंथ है। इनका पूरा पठन करने के बाद ये ज्ञान प्राप्ति करते हैं, उसके बाद में एक केस लड़के ये केस जीतते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इस सोसाइटी में हर पेरेंट्स ने, स्पेशली द मेल पेरेंट्स जो पिताजी रहते हैं, उनको अपने बच्चे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना ज़रूरी है।
उसके साथ में उनको बच्चे को काउंसलिंग करना ज़रूरी है। अगर वो गलत रास्ते पे है तो अच्छी तरह से समझा के उसको सही रास्ते में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉसिबल होना है तो उसके लिए एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल पाया नहीं जाता है। बाप और बेटे में इतना अंतर रहता है कि उनमें थॉट प्रोसेस अलग रहती है। इसकी वजह से बहुत सारे हंगामे होते हैं फैमिली में। सो ये सभी जो थॉट प्रोसेस है इसके बारे में बहुत अच्छा बोला है पंचम पंकज त्रिपाठी ने। तो ये जो कैरेक्टर है, सो आई थिंक इसका एडॉप्टेशन हर पेरेंट्स ने करना चाहिए। अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए और इसके साथ में ऐसा मैत्रीपूर्ण संबंध अपने बच्चों के साथ निर्माण करना ज़रूरी है। और बहुत अच्छा एक मैसेज इस फिल्म में है कि उन्होंने पूरे फिल्म में बच्चे को ज़बरदस्ती इस सोसाइटी के सामने लाया नहीं है। जब तक वो बच्चा खुद होके सोसाइटी के सामने नहीं आता है तब तक उसको फ्रीडम दिया है कि उसको भी उसके थॉट प्रोसेस में जाना ज़रूरी है और खुद होके इंडिविजुअली उसको खुद को एक्सपोज करना ज़रूरी है। सोसाइटी को बताना ज़रूरी है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये भी बहुत सेंसिटिव पॉइंट इसमें डायरेक्टर ने फोकस किया है। इसके बाद के जो कैरेक्टर्स है उसमें एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाया है। फैमिली और सोसाइटी, फैमिली में इनकी माँ रहती है और बहन रहती है। आयुष शर्मा के मम्मी और उसके जो बहन रहती है। जब एक प्रकार के वीडियो बना के समाज में इसका वायरल किया जाता है, इसके बाद में सोसाइटी की तरफ से पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को कैसे टॉर्चर किया जाता है साइकोलॉजिकली, बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि इसकी वजह से कैसे पूरा फैमिली कैसे इन्वॉल्व होता है, जिससे फैमिली की इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। क्योंकि समाज अभी भी 21st सेंचुरी में सेक्स एजुकेशन के बारे में ओपनली बात करना नहीं चाहता है। और जैसे ऐसी घटना होती है तो समाज की जो धारणाएं हैं आपकी तरफ बदल जाती है। यही धारणा बदलने का वक्त अभी आया है। तो ये जो फैमिली पूरा इसका जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से उनको घर छोड़ के जाने की नौबत आती है, फिर से वापस वो लोग आते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। तो पूरा का पूरा जो एक समाज है इसका रिप्रेजेंटेशन किया है, उसमें बच्चे को दिखाया है। समाज का जो परसेप्शन है वो एक यामी गुप्ता के माध्यम से दिखाया है। एक पिताजी उसको अडॉप्ट करके कैसे चेंजेस करना चाहिए एक पिताजी के माध्यम से दिखाया है। माँ और बहन के ऊपर क्या बीतती है, जो समाज उनके प्रति गलत व्यवहार करना शुरू करता है, ये भी दिखाया है। और समाज के मन में सेक्स के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है, ये पूरा विस्तृत प्रकार से दिखाया है। ये अपने पूरे समाज में ऐसा ही चल रहा है। इसके बाद में थोड़ा रॉन्ग सॉल्यूशन के बारे में फिल्म में दिखाया है। जैसे कि बच्चा अपने लिंग की साइज बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, हस्तमैथुन से बढ़ाने की कोशिश करता है। जब उससे लिंग का साइज बढ़ता नहीं है तो वो बाहर ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस देखने की कोशिश करता है।
इसमें पहले सॉल्यूशन जो देता है, ढूंढता है, वो है रोड साइड बैठे हुए झोला छाप डॉक्टर्स। इनके पास कोई किसी प्रकार की डिग्री होती नहीं है, कई प्रकार के जड़ बूटियां एकत्र बना के समाज को गुमराह करके ये अपनी दवाई बेचते हैं। एक आप देखेंगे गांव के बाहर एक छोटा सा टेंट लगा के ये लोग बैठते हैं और बहुत सारे जो समाज के जो लोग हैं इनके पास जाके इनके पास दवाई लेते हैं, मगर इनसे दवाई लेने के बाद ऐसा कोई असर होता हुआ नहीं दिखता है। जैसे फिल्म में दिखा है कि इन्होंने लिंग का साइज बढ़ाने के लिए ऑयल सेल किया, जिसका इस्तेमाल भी ये बच्चा करता है, मगर उसमें कोई चेंजेस होते नहीं है। तो ऐसे जो फॉल्स सॉल्यूशन है इसके बारे में कभी भी सोचना नहीं है। और ये जो रोड साइड के जो झोला छाप डॉक्टर है, उसके साथ में हर एक गांव में कोई सेक्स स्पेशलिस्ट करके प्रैक्टिस करने वाले लोग भी रहते हैं। या आप जाएंगे तो बस स्टैंड में आप जाएंगे तो सब तरफ पे पोस्टर्स लगाया रहता है कि आपके लैंगिक समस्या है, लिंग की समस्या है, तो आप हमसे दवाई ले लीजिए। सो ऐसे जो डॉक्टर्स हैं ये भी समाज को गुमराह करते हैं, गलत तरीके के दवाई देते हैं, गलत तरीके से डायग्नोज करते हैं। एक्चुअली सेक्स की अगर समस्या को सॉल्व करना है तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो समुपदेशन, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। दवाई का इसमें रोल बहुत कम रहता है। फिर दूसरा कैरेक्टर भी इससे दिखा है, रॉन्ग सॉल्यूशन में रॉन्ग डॉक्टर का सिलेक्शन। दो जो समाज में जो रोड साइड झोला छाप डॉक्टर है, दूसरे जो अनक्वालिफाइड है और जो पेपर में ऐड देते हैं और बस स्टैंड में ऐसे पोस्टर्स लगा के जो पेशेंट को इकट्ठा करते हैं, ये भी डॉक्टर गलत डॉक्टर रहते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाने के पहले उनका क्वालिफिकेशन डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है, उनका क्या रिसर्च है इसके बारे में भी आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड जो दिखाया है वो है मेडिकल शॉप्स। मेडिकल शॉप्स में विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऐसी दवाइयाँ खुली तरह से बेची जाती है, मगर उसके जो साइड इफेक्ट्स है बहुत बढ़िया साइड इफेक्ट्स है। जैसे फिल्म में दिखा है कि एक टैबलेट की जगह 3-3 टैबलेट लेने के बाद वो बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी दवाई लिंग की साइज बढ़ाती नहीं है तो लिंग में स्टिफनेस बढ़ाती है, और जो स्टिफनेस अगर बढ़ जाएगा तो जल्दी वो ठीक नहीं होता है। इसके लिए इसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, क्योंकि इस दवाई का ये साइड इफेक्ट है। तो जो ऐसे जो बच्चे रहते हैं या किसी भी लोगों में एक जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, ऐसे झोला छाप डॉक्टर है जो पेपर में ऐड डाल के पेशेंट्स को बुलाते हैं, या कोई मेडिकल का सहारा मत लीजिए। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके आपकी समस्या के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है और उसका समाधान लेना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द रॉन्ग सॉल्यूशंस सिलेक्टेड बाय आयुष शर्मा। उसके बाद में राइट सॉल्यूशन क्या है? इसका जो राइट सॉल्यूशन है एज पर माय नॉलेज ये है, एट द स्कूल लेवल सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की राय हो सकती है। सो बहुत सारे लोगों की राय होती है कि इस बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। अगर हमने बच्चों को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज दिया तो उन्हें परफेक्शन आएगा और ज़्यादा सेक्स एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। ऐसा एक वर्ग अपने समाज में है। मगर बीइंग अ सेक्सोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है
अगर आपने सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में अगर विस्तृत तरीके से अगर बच्चों को या सोसाइटी के हर क्लास को अगर आपने समझाया तो मुझे विश्वास है कि गलत मार्ग का चयन ये बच्चे नहीं करेंगे। इसके लिए स्कूल से लेके धीरे धीरे नॉट कंप्लीट धीरे जैसे उनकी उम्र ग्रो होती है, एज ग्रो होती है, उसके मेंटल कैपेसिटी के अनुसार हम धीरे 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 इस सब्जेक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने जितना इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ढक करने की कोशिश करेंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकार लेने की उत्सुकता ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह से बहुत गलत आजकल हो सकता है। अगर आपने आजकल देखा हो तो बहुत सारे हर पेपर में आजकल बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने के लिए स्कूल से लेके ये जो सेक्स अवेयरनेस कैंपेन, सेक्स एजुकेशन इज मैंडेटरी करना जरूरी है। इसके साथ में गवर्नमेंट लेवल पे राइट सॉल्यूशन जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके ऊपर अच्छा एक्शन लेके एजुकेशन सिस्टम को मोटिवेट करना बहुत एज अ लार्जर एक्सटेंट मोटिवेट करके इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अभी बीइंग अ सेक्सोलॉजिस्ट एंड मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे लगती है कि करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो दूरी है वो घटानी ज़रूरी है। जैसे बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब उनके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करना ज़रूरी है। जैसे आपने एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार किया, उसके बाद में आपके जो बच्चे उनमें अगर कोई चेंजेस आता है, उनमें कुछ अगर सेक्सुअल फीलिंग्स आता है कुछ बता, तो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और बीइंग अ पेरेंट यू कैन गाइड देम प्रॉपरली। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करेंगे या अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, फ्रेंड के साथ डिस्कस करके ऑल दीज आर रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे विल बी कैरिंग। पेरेंट्स जब बच्चों को बताएंगे तो वो जिम्मेदारी के साथ बच्चों को बताएंगे। इसलिए इन दोनों में अगर मेल पेरेंट है तो लड़के के साथ, फीमेल मदर है तो लड़की के साथ, इनका रिलेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। सब कुछ डिस्कशन होना ज़रूरी है। और डिस्कशन होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके बेटे में कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिसके लिए मेडिसिन या काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके बाद में आपको एक एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना ज़रूरी है। इसमें सेक्सोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, एंड्रोलॉजिस्ट है, इनको मिल के आपको डिस्कस करना ज़रूरी है। और ऐसा पाया कि बहुत सारे केसेस में दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से काउंसलिंग करने के बाद भी इस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। अभी डॉक्टर के बाद तीसरा जो है, समाज में इसके बारे में कैंपेन होना ज़रूरी है। मुझे पता है कि बहुत सारे जो वर्ग है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर यूथ्स यंग जनरेशन है, इनको आपको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। इसी थॉट प्रोसेस को लेके मेरी एक एनजीओ है, डॉक्टर शिवानंद पाटिल चैरिटेबल ट्रस्ट। हमें डॉक्टर शिवानंद पाटिल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम एक जागो अभियान शुरू कर रहे हैं। जागो जो अभियान है
ये बहुत पावरफुल अभियान हमने शुरू किया है। इसमें हम समाज के अलग अलग वर्ग को अलग अलग पद्धति से हम लोग एजुकेट करने वाले हैं। इसमें पहले स्तर पे जो 4th और 5th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। ये गुड टच और बैड टच के बारे में भी ये OMG2 फिल्म में बहुत अच्छी तरह से नैरेट किया है, एक एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश किया है। तो ये बच्चों को अच्छा स्पर्श क्या है, गलत स्पर्श क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने पेपर्स अगर देखे, आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बलात्कार की घटनाएं बढ़ती है क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू डिस्क्रिमिनेट कि अच्छा टच क्या है, बुरा टच क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अगर somebody is coming and touching your lips, प्राइवेट पार्ट्स, चेस्ट पार्ट, वो गलत टच है। अगर ऐसा गलत टच होता है तो आपके पेरेंट्स को बच्चों को बताना ज़रूरी है। ये उस एज में आपको बच्चों को ट्रेन करना है। ये जो 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जो अनभिज्ञ रहते हैं, इनको आप इसी तरह से समझाना ज़रूरी है। उसके बाद में बच्चे थोड़े से ग्रो होते हैं, 9th और 10th स्टैंडर्ड में आते हैं। 9th 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद लड़कियों को फीमेल जेनेटिक सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, बच्चों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उनमें कैसे चेंजेस आते हैं, लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन क्या है, ऑर्गन्स क्या है, बच्चों को लड़कों को इजैकुलेशन क्या है, क्यों होता है। समटाइम जब बच्चे सडनली रात में जो इजैकुलेट हो जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, ये अचानक से क्या हो गया है। देखो इन्हें डिप्रेशन, वो बता नहीं सकते किसको क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट ओपन इनफ टू डिस्कस। तो जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे, बहुत गलत तरीके से खुद को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उम्र में जो बच्चे आते हैं इनको आपको बताना ज़रूरी है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप में क्या होता है। उसके बाद में थर्ड जो है तो कॉलेज गोइंग जो बॉयज़ है उनको हमको बताना ज़रूरी है कि सेक्स डिसऑर्डर, सेक्सुअल फीलिंग्स क्या होता है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन क्या होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में बताना ज़रूरी है। इसके बाद में अगर आपसे कोई रेप होता है तो इंडियन पीनल कोड क्या है जिसकी वजह से आपको सज़ा हो सकती है, ये भी इन बच्चों को बताना ज़रूरी है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में प्री मैरिटल सेक्स काउंसलिंग, शादी के पहले भी जो कपल है, कपल को हम लोग काउंसिल करते हैं कि उनको भी बताना ज़रूरी है कि नॉर्मल सेक्स क्या है, अबनॉर्मल सेक्स क्या है। क्योंकि हम लोग देखिए पोर्नोग्राफी है, ये सभी चीज़ों से क्या हो जाता है कि दोनों के मन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, तो उनको वास्तव बताना बहुत ज़रूरी है, क्या नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। इसलिए हम प्री मैरिटल सेक्स काउंसलिंग इस सभी प्री वेडिंग कपल्स में हम लोग करते हैं। और पोस्ट मैरिटल सेक्स काउंसलिंग, शादी के बाद जब बच्चे होते नहीं हैं तो भी उनमें सेक्सुअल एवर्शंस हो जाता है, इनमें भी हम लोग काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अलग अलग स्तर के जो समाज के जो अलग अलग स्तर है, अलग अलग विषय में आपको ये पूरा अवेयरनेस करना ज़रूरी है। अभी आई बिलीव कि इट विल टेक अ टाइम, तो टाइम इसको लग सकता है एक्सेप्ट करने में, मगर इट इज़ अ नीड ऑफ आवर, इसकी ज़रूरत है। तो आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बच्चों के साथ ओ माय गॉड 2 मूवी देखिए और अपने जो बच्चों के साथ बहुत अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध डेवलप कीजिए। तो भविष्य में ऐसे कोई भी चिंताएं हैं उनको फेस आपको करना नहीं पड़ेगा।
मैं डॉक्टर शिवानंद पाटिल, BAMS, MD, PhD आयुर्वेद, मास्टर्स इन सेक्सुअल मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सेक्सोलॉजी एंड साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग। लास्ट 10 ईयर से कोल्हापुर महाराष्ट्र में मैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर चिकित्सा में कर रहा हूँ। और हमारे इस पूरे चिकित्सा में हम पहले समुपदेशन करते हैं, काउंसलिंग पहले करते हैं, उसके बाद में हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो रिसर्च बेस्ड मेडिसिन वो देते हैं। उसके बाद में पंचकर्म का जो चिकित्सा है, पंचकर्म की चिकित्सा हम लोग करते हैं। ये सभी पूरी इसका जो फलितांश है, बहुत सारे बच्चों को हमने ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट्स है उससे हमने बाहर निकाला है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो सेक्स एजुकेशन है इसको आप सभी को प्रमोट करना ज़रूरी है। इस नोट के साथ आज का जो ये फेसबुक लाइव हम समाप्त करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हर पहले और तीसरे फ्राइडे को हम लोग फेसबुक लाइव आते हैं। साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर शिवानंद पाटिल सेक्सोलॉजिस्ट। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग प्रकार की वीडियोस मेरे उपलब्ध है। वहाँ मैंने कामौषधीज, काम आहार, काम व्यायाम इसके बारे में विस्तृत बताया है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है काम मित्र, जहाँ हम ऐसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम में डॉक्टर शिवानंद क्लिनिक इस नाम से आईडी है। आप सभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि नए नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नए सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा। आज को हम इधर ही विराम देते हैं। आप सभी आज उपस्थित रह के मेरे फेसबुक लाइव अटेंड आपने किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।